बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 कार्बोनाइल कंपाउंड पार्ट 1 अल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो है उसका पार्ट 7 हम करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज़ करेंगे इसके अंदर, हम एमसीक्यूज़ करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये पार्ट 7। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अब आप सोच रहे होंगे कि एमसीक्यूज़ के जवाब तो बुक की बैक साइड पर भी मौजूद हैं सर, वो तो हमने नोट भी लगा लिए एकेडमी में, कोचिंग में, कॉलेज में, सब जगह पर इसके जवाब तो मिल ही गए हैं, फिर आप क्यों बता रहे हैं? अगर आप ये सोच रखते हैं तो यकीनन आप रट्टे वाले हैं। सीधी बात है भाई, आप रट्टे वाले हैं। आपके अंदर वो स्पिरिट नहीं है जो कि एक एमडी कैट एस्पायरेंट के अंदर होता है। एमडी कैट एस्पायरेंट के अंदर वो ये थोड़ी देखता है कि इसका जवाब ये आ गया, वो तो ये इसका जवाब चाहता है कि इसका जवाब ये क्यों आया, ये क्यों नहीं आया। ठीक है, तो इस क्यों का जवाब यहाँ पर मिलेगा। पेज नंबर 201 निकाल लीजिए, एमसीक्यूज लिखे हुए, पहले वाले को देख लेते हैं। और क्योंकि मेरे लिए सारे एमसीक्यूज बोर्ड पे लिखना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं पढ़ दूंगा, आप सुन लीजिए। पीडीएफ अगर है या बुक है तो खोल लें, पेज नंबर 201 पे लिखे हुए हैं। पहला एमसीक्यू आपसे कह रहा है कीटोन्स व्हेन ट्रीटेड विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे रिड्यूस टू, यानी कि कीटोन्स जो हैं जब उनको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो रिडक्शन का प्रोसेस होता है, कीटोन्स रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि वो हाइड्रोजन उनके अंदर चला जाता है। रिडक्शन का मतलब ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कीटोन में हो जाता है। ये हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करता है? ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्रोवाइड करते हैं। और इससे होता क्या है, क्या बनता है इससे? क्या इससे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, टर्चरी अल्कोहल बनता है, या डाईहाइड्रिक अल्कोहल बनता है? पेज नंबर 196 पे इसका जवाब भी मौजूद है। ये बी है, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो बनेगा। बी है ये सेकेंडरी, जिसको 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल ये होगा। ठीक है भाई। नंबर 2 पे जो है वो आपसे बोल रहा है द रिएजेंट यूज टू ऑक्सीडाइज कीटोन्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड इज, वो रिएजेंट जो कि ऑक्सीडाइज करता है कीटोन्स को कि वो कन्वर्ट हो जाएं किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो वो रिएजेंट जो है वो कौन सा है जो कि मजबूर कर रहा है कीटोन्स को कि वो ऑक्सीडाइज हो जाएं, यानी कि उन पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाए, यानी कि कीटोन्स जो हैं वो ऑक्सीजन को ऐड कर लें। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही होता है ना ऑक्सीडेशन, के कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएं कीटोन्स। तो वो रिएजेंट कौन सा है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, या फेलिंग सोल्यूशन है, या बेनेडिक्ट सोल्यूशन है? इसका बी है, और ये पेज नंबर 197 पे भी आपको मिल जाएगा। बी पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये है वो रिएजेंट। बी में पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है भाई, ये है वो रिएजेंट। नंबर 3 पे जो है वो आपसे बोल रहा है द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज, कार्बोनाइल कार्बन यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये वाला, इसके अंदर ये जो कार्बन लगा हुआ है इसको कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। ये कार्बोनाइल कार्बन जो है अल्डिहाइड और कीटोन्स का, ये क्या है? ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, या ये dsp3 हाइब्रिडाइज्ड है? तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बोनाइल कार्बन। बी जो है इस पे टिक लगाएंगे आप, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। नंबर 4 जो है, अब इसकी तरफ आ जाते हैं। नंबर 4 इसमें कह रहा है एसिटोफिनोन इज़ अ मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। एसिटोफिनोन जो है वो कीटोन फैमिली का एक मेंबर है। इट कंटेन्स, इसमें होता है, क्या होता है? 2 अल्काइल ग्रुप्स, 2 एराइल ग्रुप्स, 1 अल्काइल एंड 1 एराइल ग्रुप, या 1 एराइल एंड 1 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर ये सी है, इसके अंदर एक अल्काइल ग्रुप होता है और एक एराइल ग्रुप होता है। सी पे टिक लगा लीजिए आप, और ये आपको इसका जवाब जो है वो पेज नंबर 193 पे भी मिल जाएगा। 1 अल्काइल
1 अल्काइल, 1 अल्काइल एंड 1 एराइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ होगा। ठीक है भाई, नंबर 5 देख लीजिए। नंबर 5 में आपसे कह रहा है द मोस्ट रिएक्टिव मॉलिक्यूल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन इन द फॉलोइंग इज, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल है किसकी तरफ, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो कौन सा है मंदरजा झेल में, फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, डाई इथाइल कीटोन है या एसीटोफिनॉन है। ये ए है फॉर्मल्डिहाइड, ए है फॉर्म अल्डिहाइड। अब आप यहाँ पर ज़रा गौर करें, सारे के सारे अल्डिहाइड हैं इस ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, फिर अल्डिहाइड के अंदर देखें कि अल्डिहाइड में सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, तो सबसे पहला वाला जो अल्डिहाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और सबसे पहला मेंबर जो अल्डिहाइड फैमिली का है वो है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है भाई, एसिटल्डिहाइड नहीं है, डाई इथाइल कीटोन नहीं है, एसीटोफिनॉन नहीं है। खैर ये दोनों तो आखिर में बी और सी और डी ये तो हैं ही कीटोन फैमिली के, तो अल्डिहाइड ही होगा, और अल्डिहाइड में भी सबसे पहला वाला फॉर्मल्डिहाइड है, ए। ठीक है भाई, नंबर 6 जो है ये आपसे कह रहा है क्लेमेंसन रिडक्शन इज़ द कन्वर्जन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनटू। ये क्लेमेंसन रिडक्शन जो है ये कन्वर्जन है किसकी, अल्डिहाइड की, किसके अंदर, कीटोन से। अल्डिहाइड जो है वो कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कन्वर्जन को एक नाम भी दिया जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन, और कई तरह से कन्वर्जन होती है। ठीक है, अल्डिहाइड की कीटोन में कई तरह से कन्वर्जन होती है, एक तरीका जो है वो ये क्लेमेंसन रिडक्शन भी है। ठीक है, तो बनेगा क्या फिर इससे, जब ये अल्डिहाइड और कीटोन जो है क्लेमेंसन रिडक्शन के तहत रिएक्शन करेंगे तो कुछ बनेगा भी तो ना। तो इसने 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, अल्केन बनेगा, अल्कीन्स बनेगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा या अल्कोहल बनेगा। तो भाई क्लेमेंसन रिडक्शन जब भी होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन जब भी होता है अल्केन बनता है, तो ये ए है, इस पे आप टिक लगा लीजिए, अल्केन, अल्केन। नंबर 7 जो है इसमें आपके पास बोल रहा है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट गिव्स। अगर आप जो है वो प्रोपाइन की हाइड्रेशन करेंगे किस चीज़ की मौजूदगी में, 2 चीज़ों की मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या फिर मर्क्यूरिक सल्फेट इसकी मौजूदगी में, अगर आप प्रोपाइन की हाइड्रेशन करेंगे तो उससे क्या पैदा होगा, उससे पैदा होगा फॉर्मल्डिहाइड, क्या मिथाइल इथाइल कीटोन या एसीटोन या एसिटल्डिहाइड। ये सी है, एसीटोन, और पेज नंबर 192 पे इसका आप इसको देख भी सकते हैं, सी है ये एसीटोन, एसीटोन। ठीक है भाई, नंबर 8 जो है इसको देख लीजिए आप, नंबर 8 में आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड इज मोस्ट सॉल्यूबल इन वाटर। इनमें से कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड है जो बहुत ज़्यादा वाटर में सॉल्यूबल है। क्या फॉर्मल्डिहाइड है, क्या एसिटल्डिहाइड है, क्या बेंजल्डिहाइड है, क्या एसीटोफिनॉन है। तो इसमें ए है फॉर्मल्डिहाइड, ये सबसे ज़्यादा जो है वो पानी में सॉल्यूबल है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है भाई, नंबर 9 जो है इस पे देख लें विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सिल्वर टेस्ट विथ टॉलिंस रिएजेंट। इनमें से कौन सा है जो देता है सिल्वर टेस्ट विथ टॉलिंस रिएजेंट, यानी कि सिल्वर टेस्ट टॉलिन रिएजेंट्स का जब सिल्वर टेस्ट होता है, ठीक है, सिल्वर टेस्ट जब होता है टॉलिंस रिएजेंट का, तो कौन सा इसमें से बनता है। इसमें से सबसे पहले वाला अल्डिहाइड है, दूसरा उसके बाद जो है वो एसीटोन है, उसके बाद इथाइल अल्कोहल है, और उसके बाद जो है वो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है।
तो कौन सा है इसके अंदर, तो ए है ये अल्डिहाइड HCHO, ए है इसमें HCHO। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, बल्कि छोड़ें ऐसी सही है, ये यूं होगा, ये है असल में। कुछ याद आया आपको? फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है, बल्कि नहीं ये फॉर्मिक एसिड नहीं, सो गलत बन गया, हाँ अब है ये फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है भाई। तो ये ए है, इस पर टिक लगा लीजिए। नंबर 10 पे, ऑन रिडक्शन ऑफ अ कार्बोनाइल कंपाउंड, अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन करते हैं किसकी मदद से, जिंक मर्क्यूरी और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से, इट इज़ कन्वर्टेड टू एन अल्केन, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डो रिडक्शन कहा जाता है, कोप रिडक्शन कहा जाता है, क्लेमेंसन रिडक्शन कहा जाता है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन कहा जाता है। तो ये सी है, क्लेमेंसन रिडक्शन इसको कहा जाता है। सी है ये, सी है ये क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है भाई, एमसीक्यूज हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, तो इसमें इतनी तफसील से मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है, सिर्फ आपके सामने जवाबात ही रखूँगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो पहला है यहाँ हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोल रहा है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, यानी कि रीजंस आपसे पूछ रहा है, यानी कि साइंटिफिक रीजंस आपसे पूछ रहा है। किस चीज़ के? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड, इसने 3 चीज़ें बताई हैं, इनके साइंटिफिक रीज़न देने हैं। बोल रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब यहाँ से मैं ले लूँ जो मैंने इसके नोट्स जो हैं वो बनाए हैं। पहले में बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट किसका भाई, अल्डिहाइड कीटोन्स का, अल्डिहाइड कीटोन्स का ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या है, लोअर है। अल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोअर है देन अल्कोहल, देन अल्कोहल। बुलेट्स में लिख रहा हूँ सिर्फ ताकि टू द पॉइंट आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। तो बॉइलिंग पॉइंट जो अल्डिहाइड का है या कीटोन्स का है वो लोअर है, वो कम है किसके मुकाबले में, अल्कोहल के मुकाबले में। इसका साइंटिफिक रीज़न दीजिए, ये रहा इसका साइंटिफिक रीज़न आंसर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज लोअर देन अल्कोहल because in aldehyde and ketones, इसकी वजह क्या है कि अल्डिहाइड, बिकॉज इन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स नो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग इज देयर, नो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इंटरमोलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स का आपस में कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि अल्डिहाइड को अगर आप लें, एक अल्डिहाइड ये ले लें, दूसरा अल्डिहाइड ये ले लें, इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है ये कौन सा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, नो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। एक अल्डिहाइड और दूसरे अल्डिहाइड के दरमियान, एक कीटोन और दूसरे कीटोन के दरमियान जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। यही वजह है अल्डिहाइड और कीटोन की कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है किसके मुकाबले में, अल्कोहल्स के मुकाबले में। ठीक है भाई, नंबर 2 देख लेते हैं साइंटिफिक रीज़न। नंबर 2 इसके अंदर आपसे पूछ रहा है ये फॉर्मल्डिहाइड जो है वो हाईली सोल्यूबल है, इसकी क्या वजूहात है। दूसरा पढ़ लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर एज़ कम्पेयर टू अदर अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स दूसरे भी हैं, फॉर्मल्डिहाइड भी एक अल्डिहाइड ही है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा सोल्यूबल है दूसरे अल्डिहाइड्स के मुकाबले में
पानी में। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह बता दीजिए। ठीक है, पहले सवाल लिख लेते हैं बुलेट्स की शक्ल में। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है, हाईली सॉल्यूबल, हाईली सॉल्यूबल, ये बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल है। वजह क्या है, बिकॉज ऑफ लिटिल हाइड्रोकार्बन चेन, बिकॉज लिटिल हाइड्रोकार्बन चेन, बहुत छोटी जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन इसके साथ लगी होती है। ये हाइड्रोकार्बन चेन असल में क्या है, ये वही आर जिसको हम कहते हैं। अगर आप पूरी फैमिली को देखें ना अल्डिहाइड की, तो पहले फॉर्मल्डिहाइड है, ये है ये पहला है। अब अल्डिहाइड के इस पोर्शन में तो कोई तब्दीली नहीं होती, ये पहले नंबर वाला आ गया फॉर्मल्डिहाइड। इसके बाद दूसरे नंबर वाला जो एसिटल्डिहाइड आएगा, उसमें क्या चेंजेस होगी, इसी H में चेंजेस हो जाएगी, ये हो जाएगा CH3 CO और H। फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया, और प्रोपियोनल्डिहाइड हो गया। प्रोपियोनल्डिहाइड में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये प्रोपियोनल्डिहाइड हो गया। ब्यूटाइरल्डिहाइड होगा, इससे और बड़ी चेन बन जाएगी, CH3 CH2 CH2 और C और O और ये H। आप देख रहे हैं, ये ब्यूटाइरल्डिहाइड है, ये प्रोपियोनल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है, और ये फॉर्मिकल्डिहाइड है। जितनी बड़ी जिसकी चेन है, उतना ही वो कम सॉल्यूबल है पानी के अंदर। वजह क्या है, क्योंकि ये जो चेन लगी हुई होती है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चेन जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक, फोबिया का मतलब होता है खौफ, डर। हाइड्रो का मतलब है पानी, पानी से डर लगता है इनको। हाइड्रोफोबिक होती है ये चेन, तो क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, कम डिज़ोल्व होगा। पानी से डर लगता है ना भाई, कम डिज़ोल्व होगा। तो ये हाइड्रोफोबिक चेन जो है, या ये हाइड्रोकार्बन चेन जो है, या फिर ये आर वाली जो आर है, ये जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। और ये जितनी छोटी होगी, जैसे कि ये फॉर्मिकल्डिहाइड में आपको नज़र आ रहा है, फॉर्मल्डिहाइड में जितनी छोटी है, सिर्फ H ही लगा हुआ है, तो उतना ही ज़्यादा वो डिज़ोल्वेबल होगा, सॉल्यूबल होगा पानी में। ठीक है भाई, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड हाईली सॉल्यूबल है, उसकी वजह क्या है, बिकॉज लिटिल हाइड्रोकार्बन चेन, क्योंकि इसकी हाइड्रोकार्बन चेन ये देखें सिर्फ H है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तीसरा साइंटिफिक रीज़न देख लें। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड इज फास्टर देन कीटोन्स, ये तीसरा आ गया। ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड फास्टर देन, ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड की फास्टर होती है, फास्टर देन किसके मुकाबले में, कीटोन्स के मुकाबले में। आंसर आएगा अब इसका साइंटिफिक रीज़न, बिकॉज, क्योंकि अब इसकी वजह देख लीजिए कि अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन जो है वो फास्टर होती है कीटोन्स के मुकाबले में। वजह क्या है, बिकॉज इसकी वजह ये है, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन एटम एट कार्बोनाइल पोजीशन। अवेलेबिलिटी, दो वजूहात हैं इसकी, दोनों ज़रा सुन लीजिए। अवेलेबिलिटी किस चीज़ की अवेलेबिलिटी, एक्टिव हाइड्रोजन की। एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ पर होता है ये एक्टिव हाइड्रोजन, एट कार्बोनाइल पोजीशन, एट कार्बोनाइल पोजीशन, एट कार्बोनाइल पोजीशन।
ये कार्बोनाइल पोजीशन कौन सी होती है? कार्बोनाइल ग्रुप में मौजूद कार्बन की पोजीशन। आपको पता है ना कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ होता है। अगर अल्डिहाइड को देखें तो इसका जनरल स्ट्रक्चर ये है, ये इसका ये पोर्शन, और ये जो हाइड्रोजन है ये कहलाएगा क्या? एक्टिव हाइड्रोजन। क्या कहलाएगा ये हाइड्रोजन? एक्टिव हाइड्रोजन। और ये एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ लगा हुआ है? ये कार्बोनाइल पोजीशन पे, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कार्बन के साथ लगा हुआ। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर तेज होगा। जितने भी अल्डिहाइड हैं, फॉर्मिक अल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, प्रोपियोन अल्डिहाइड है, ब्यूटाइल अल्डिहाइड है, वैलेरिक अल्डिहाइड है, ये सब के सब अल्डिहाइड जितने भी हैं, चेन इसकी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जैसे कि अभी मैंने बना के भी दिखाई थी आपको, लेकिन इसका ये वाला पोर्शन जो है राइट हैंड साइड वाला, ये जो किनारा है, यहाँ पर आपको यही सिस्टम नजर आएगा, कार्बोनाइल ग्रुप और उसके साथ ये हाइड्रोजन लगा हो। और इसी एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो, यही सवाल है ना उसका, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स फास्टर होती है देन कीटोन्स। कीटोन्स के अंदर ऐसा कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है कि अलग से मौजूद हो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। समझ आ रही है बात आपको? तो ये इसकी वजह है, अवेलेबिलिटी एक्टिव हाइड्रोजन एट कार्बोनाइल पोजीशन। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये फास्ट होती है। अब इसी का दूसरा भी एक रीज़न अपोजिट जो है, देखें कुछ चीज़ें मैंने कहा ना, एमडी कैट एस्पायरेंट है ना, थोड़ा आगे चलेंगे, ऑर्डिनरी स्टूडेंट से थोड़ा आगे चलेंगे, उनकी सोच उनकी अलग होगी दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले में। एमडी कैट एस्पायरेंट को फ़ौरन ये सोचना चाहिए कि यार अगर ये आपसे ये पूछ लिया जाए, अब देखें ये होता है लॉजिकल रीजनिंग, अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड फास्टर है क्योंकि इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होती है, अगर इसी को मैं यूँ पूछ लूँ कि ऑक्सीडेशन जो कीटोन है वो स्लो होती है, ऑक्सीडेशन जो कीटोन की है वो स्लो होती है, इसका रीज़न बताइए। तो जब आपको इसका रीज़न पता होगा ना अल्डिहाइड का कि इसकी फास्टर क्यों है, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है, इसी का अपोजिट आप बना लेंगे कि भाई कीटोन जो है उसके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो इसलिए है क्योंकि उसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। वेरी सिंपल, समझ में आ रही है बात आपको? एट कार्बोनाइल पोजीशन, ठीक है। तो ये आपके साइंटिफिक रीज़न हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इक्वेशंस लिखने वाला है ये, इक्वेशंस लिखने वाला है ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोल रहा है इक्वेशंस लिख दीजिए। अब ये सारी की सारी इक्वेशंस जो हैं वो बुक में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, पिछली वीडियोस के अंदर मैं ये सब कुछ तफसील से बता भी चुका हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं आपको यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ। राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड। आपको इक्वेशंस लिखनी है कब? जब रिएक्शन हो रहा है, किसके दरमियान रिएक्शन हो रहा है? वो बता रहा है कि रिएक्शन हो रहा है एसिटल्डिहाइड विद द फॉलोइंग। जब एसिटल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है, एसिटल्डिहाइड किन किन के साथ रिएक्ट कर रहा है? पहले बोल रहा है कि क्रोमिक एसिड के साथ, जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2CrO4। इसको क्या कहा जाता है? क्रोमिक एसिड। तो एसिडल्डिहाइड जब क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो उसकी इक्वेशन दे दें आप, या फिर एसिडल्डिहाइड जो है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करे तो उसकी इक्वेशन दे दें, या फिर एसिडल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट करे जिंक Hg, मर्क्यूरी को कहते हैं। जिंक और मर्क्यूरी का जो अमलगम होता है, ये वीडियो में तफसील बता चुका हूँ, अब दोबारा नहीं बता सकता। तो जिंक और मर्क्यूरी का जो अमलगम होता है, इसके साथ अगर रिएक्ट करे एसिटल्डिहाइड तो उसकी इक्वेशन आप दे दीजिए। तो ये पहला वाला हम ले लेते हैं कि जब एसिटल्डिहाइड जो है वो क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसकी इक्वेशन नोट कर लें। ये आ गया एसिटल्डिहाइड CH3
C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन आ गया। ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन कौन दे रहा है? ये क्रोमिक एसिड दे रहा है, H2CrO4, ये रहा क्रोमिक एसिड। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और उसके नतीजे में क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड जो है वो बनेगा। ठीक है। नंबर 2 जो है, इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ एसिडल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? नोट कर लीजिए भाई। एसिडल्डिहाइड दोबारा लिखें, CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। कौन करवाएगा? ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और उसके नतीजे में प्राइमरी अल्कोहल जो है वो बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल CH3CH और इसको H और इस तरह से OH यहाँ पे इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल को बनाया हुआ है। आप चाहें तो इस तरह, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो इस H को इसके साथ मिलाएं, ये CH2 हो जाएगा। OH को इसके साथ रख दें, ये CH2 कर दिया मैंने और ये OH इसके साथ हो गया। अब सही लग रहा है? अगर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ लगा दें, तब भी ये प्राइमरी अल्कोहल ही कहलाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब देखते हैं इस अमलगम के साथ एसिडल्डिहाइड जब रिएक्ट करेगा, इस अमलगम के साथ, नंबर 3 जो है, इस अमलगम के साथ जब एसिडल्डिहाइड रिएक्ट करेगा जिंक अमलगम के साथ, तो एसिडल्डिहाइड CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O डैश H +4 हाइड्रोजन और उसके बाद जिंक और ये मर्क्यूरी का अमलगम आ गया। कंसनट्रेटेड H2HCl कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भी आपको चाहिए, इथेन बनेगा इससे, CH3 और प्लस वाटर H2O, ये बन गया ईथेन, ये बन गया ईथेन। ये सारे केमिकल रिएक्शंस मैं पिछली वीडियोस में तफसील से बता चुका हूँ। ठीक है भाई, तो ये जिंक अमलगम आ गया, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 4 हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेंगे। ये आपके पास क्या है? ये आपका एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड ये है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपसे ये बोल रहा है कि भाई फॉर्मल्डिहाइड जो है वो ओजोनोलाइसिस केमिकल रिएक्शन की मदद से कैसे तैयार होगा, ये इसका सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो तैयार करना है आपने, प्रिपेयर करना है कौन से रिएक्शन की मदद से? ओजोनोलाइसिस। ये आपको, अच्छा इससे पहले वाले भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पेज नंबर के रेफरेंस नहीं दिए ताकि आप भी सहूलत से पेज नंबर देख भी सकते हैं। तो अब तो काफ़ी सारे को मैंने पेज नंबर बताए नहीं। बहरहाल पेज नंबर 197 पे मौजूद हैं पिछले वाले जो इक्वेशंस मैंने लिखवाई हैं ना, 1 और 2, इनको देखें पेज नंबर 197 पे आपको मिल जाएंगे। जिंक अमलगम वाला है, ये पेज नंबर 196 पे मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये पेज नंबर 191 पे इसका जवाब मौजूद है, मैं वीडियो भी बना चुका हूँ इस पर, ओजोनोलाइसिस। ठीक है भाई, तो ये आपने बताना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओजोन गैस चाहिए, इथीन चाहिए आपको, CH2 और आपको इथीन चाहिए,
इथीन, इथीन के साथ जो है वो आप रिएक्ट कराएंगे। किसको रिएक्ट कराएंगे? ओजोन गैस को। और उसके नतीजे में एक इंटरमीडिएट जो है वो बनेगा ओजोनाइड। ओजोनाइड क्या हो गया? ओजोनाइड जो है वो एक इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ बना भी देता हूँ, ये ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, ये और यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ पर भी CH2, ये बन गया। ये इंटरमीडिएट ओजोनाइड बनेगा जब ओजोन जो है वो इथीन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, फिर आपको मज़ीद अब इस इंटरमीडिएट के साथ, ओजोनाइड के साथ किसको रिएक्ट कराना है? जिंक H2O 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पेज नंबर 191 पे, मैं एक चीज़ चेक कर लूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पेज नंबर 191 इथीन, हाँ जिंक है और वाटर है। इसमें ज़रा डैश लगा दूँ ताकि ये आपको अलग अलग पता लगे, ये जिंक है, ये वाटर है। ठीक है भाई, तो जिंक भी चाहिए आपको पानी के अंदर और आपको टेम्परेचर भी देना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दो मॉलिक्यूल जो है, अब यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा, इसकी प्रोडक्ट यहाँ बना रहा हूँ भाई। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट मैं यहाँ बना रहा हूँ। दो मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके बनेंगे H और एक और चीज़ बनेगी जिंक ऑक्साइड। एक और चीज़ बनेगी जिंक ऑक्साइड। और ये क्या चीज़ है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के दो जो है मॉलिक्यूल बनेंगे और जिंक ऑक्साइड जो है वो बनेगा। ठीक है भाई, उसने प्रिपरेशन बताया कि फॉर्मल्डिहाइड की तैयारी बताई है, ओजोनोलाइसिस की मदद से ये बता दिया। ओजोन गैस चाहिए और इथीन चाहिए, आप इनको रिएक्ट करें। स्टेप नंबर 1 में ओजोनाइड बनेगा पहले ही, इसको फिर आप जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे, टेम्परेचर देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये सब कुछ होगा पानी के अंदर। उसके नतीजे में दो चीज़ें बनेंगी, दो मॉलिक्यूल तो फॉर्मल्डिहाइड के बनेंगे और जिंक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपसे कह रहा है वाई फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन कंपेयर्ड विद कीटोन। वाई, क्यों जो है वो फॉर्मल्डिहाइड जो है, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो मोर रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव है। फॉर्मल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन। किसके मुकाबले में? कंपेयर्ड विद कीटोन, कंपेयर्ड विद कीटोन्स। अगर कीटोन्स को देखा जाए तो कीटोन्स जो हैं वो ज़्यादा शॉक से न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करवाते, लेकिन जो ये अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड है ये बहुत शौक से, बहुत तेज़ी के साथ जो है वो न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन करवाता है। वाई, इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर नोट कर लें। आंसर बिकॉज इसकी वजह क्या है? दो वजूहात हैं। लेस स्टेरिक हाइड्रेंसेस यानी कि अल्काइल ग्रुप यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन बहुत कम होती हैं। स्टेरिक हाइड्रेंसेस का मतलब ये है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का मतलब ये हाइड्रोकार्बन चेन
जो है वो फॉर्मल्डिहाइड में, अगर आप देखें इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है फॉर्मल्डिहाइड का, ये रहा, इस साइड पे सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है, कोई लंबी चेन नहीं है। ये अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बैक करें तो मैंने सब आपको ये लंबी सी चेन बना के दिखाई है, फॉर्मल्डिहाइड की भी, एसिटल्डिहाइड की भी, प्रोपियोनल्डिहाइड की भी, ब्यूटाइरल्डिहाइड की भी, किस तरह जैसे जैसे अल्डिहाइड आगे बढ़ रहे हैं ये चेन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जितनी बड़ी ये चेन होगी उतना ही हम कहेंगे कि स्टेरिक हाइड्रेंसिस जो है वो बढ़ रही है। हाइड्रेंसिस का मतलब होता है रुकावट, रुकावट, उतनी रुकावटें बढ़ रही हैं। जितनी ये हाइड्रोकार्बन चेन बड़ी हो रही है उतनी ज़्यादा रुकावटें बढ़ रही हैं, उतनी ज़्यादा हाइड्रेंसिस जो हैं वो उनका इजाफा हो रहा है। ये रुकावटें किसके दरमियान आ रही हैं, किसके दरमियान आ रही हैं, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टिविटी की तरफ, रिएक्टिविटी की तरफ। जितनी बड़ी जो है ये चेन होगी उतनी ही रिएक्टिविटी में रुकावट होगी, हाइड्रेंस होगी, हाइड्रेंस क्रिएट होगी। और वो रुकावट रिएक्टिविटी में जो पैदा हो किसकी वजह से, हाइड्रोकार्बन चेन की वजह से, अल्काइल ग्रुप की वजह से, उस रुकावट को, उस हाइड्रेंस को हम कहते हैं स्टेरिक हाइड्रेंस। तो अगर फॉर्मल्डिहाइड को देखें तो यहाँ तो सिर्फ हाइड्रोजन ही लगा हुआ है, हाइड्रेंस ना होने के बराबर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड लेस स्टेरिक हाइड्रेंस, इसमें बहुत कम जो है वो स्टेरिक हाइड्रेंस रुकावट है। इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है भाई। दूसरी वजह क्या है, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ अल्डिहाइड, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ अल्डिहाइड्स हाइड्रोजन, अल्डिहाइड्स हाइड्रोजन। ये अल्डिहाइड जो है इसका ये जो हाइड्रोजन है जिसको हम एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, इसका बड़ा किरदार है रिएक्टिविटी में, केमिकल रिएक्शन के अंदर इस हाइड्रोजन का बड़ा किरदार है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कोई भी पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन जो कि नेगेटिव हो, नेगेटिव हो, उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। एडिशन का मतलब ये है कि उस न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया जा रहा है। किस में ऐड हो रहा है, इसी फॉर्मल्डिहाइड में ऐड हो रहा है, एसिटल्डिहाइड में ऐड हो रहा है, प्रोपियोनल्डिहाइड में ऐड हो रहा है, ब्यूटाइरल्डिहाइड में ऐड हो रहा है। ये नेगेटिव पार्टिकल या नेगेटिव आयन या मॉलिक्यूल ये ऐड हो रहा है, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये फॉर्मल्डिहाइड के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी एक वजह तो समझ में आ गई, लेस स्टेरिक हाइड्रेंसिस। दूसरी वजह जो है इसके अंदर ग्रेटर, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट होता है अल्डिहाइड हाइड्रोजन का। ये अल्डिहाइड का जो एक्टिव हाइड्रोजन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, एक असर प्रोड्यूस करता है। उस इफ़ेक्ट से, उस असर का रिज़ल्ट क्या निकलता है, जो ये इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन, उस इफ़ेक्ट का, उस असर का रिज़ल्ट क्या निकलता है, टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकालना। इलेक्ट्रॉन अकेला तो नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन के विदड्रॉ का मतलब क्या है, रिजल्ट क्या निकलेगा, टू विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैंने ड्रॉ कर दिया, विदड्रॉ, विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन, कि ये जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, कि ये किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है, किसी इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करना चाहता है बहुत ज़्यादा ये हाइड्रोजन। तो जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होगा तो वो इलेक्ट्रॉन अकेला थोड़ी ना आएगा, यकीनन वो इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकल का हिस्सा होगा, किसी आयन का हिस्सा होगा, किसी मॉलिक्यूल का हिस्सा होगा वो इलेक्ट्रॉन, और उस पर मौजूद होगा। आप समझ रहे हैं मैं इनडायरेक्ट वे में क्या बात कर रहा हूँ, मैं इस न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूँ कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो बनेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखें ये भी क्रिएट होगा ना,
ये भी हिस्सा नेगेटिव पार्ट किसी मॉलिक्यूल का अलग होगा ना। तो ये हाइड्रोजन जो है इसके पास बड़ी क्वालिटी है ये कि ये दूसरे मॉलिक्यूल में से इस नेगेटिव पार्ट को, न्यूक्लियोफाइल को खींचना चाहता है, निकालना चाहता है, अपनी तरफ लाना चाहता है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है किस चीज़ के अंदर, फॉर्मल्डिहाइड में, कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है किसके लिए, न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। क्योंकि यहाँ पर खुद जो है वो फॉर्मल्डिहाइड का ये एक्टिव हाइड्रोजन यही तो कोशिश कर रहा है कि सामने वाले में से किसी तरह न्यूक्लियोफाइल को निकाल ले। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कैपेबिलिटी है इस हाइड्रोजन के पास। ठीक है भाई, ये वजह है इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। और क्वेश्चन नंबर 5 ही बचा है अभी इसके अंदर। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, ये ईथर के हवाले से, मेरी बुक में जो सवाल लिखा हुआ है ना वो ईथर के हवाले से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पहले बता दूं, वाई आर ईथर्स कंसीडर्ड एज गुड सॉल्वेंट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ईथर्स जो है वो गुड सॉल्वेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर, गुड सॉल्वेंट्स के तौर पर। तो ये पिछले चैप्टर के अंदर हमने ईथर वाला चैप्टर किया है, उसमें इन टॉपिक्स को हम तफसील से देख चुके हैं। ये बाय मिस्टेक में आया, तो मेरे पास में स्प्रिंटिंग है बुक में, आप चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। ये ईथर वाला क्वेश्चन इसका है ही नहीं, ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये इन्होंने वैसे ही यहाँ पर रख दिया, लेकिन हमारे सिंध में तो आपको पता है सब कुछ चलता है, तो कुछ पता नहीं है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का हो या पिछले वाले चैप्टर का। अगर आ जाता है, स्टूडेंट तो परेशान है ना कि सर ये फिर भी अगर पूछ लिया तो इसका जवाब तो दे दें। तो भाई इसका आसान सा जवाब ये है कि ईथर्स जो हैं उनको गुड सॉल्वेंट्स जो है वो कंसीडर किया जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। उसकी वजह सॉल्वेंट लेस रिएक्टिव होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती, वो दूसरों के मामलात में टांग नहीं अड़ाते, बल्कि वो एक ऐसा माहौल दे देते हैं सॉल्वेंट्स कि आप उस माहौल में आ जाएं और अपना काम कर लें। सॉल्वेंट्स की मिसाल एक ग्राउंड की तरह होती है। जैसे एक ग्राउंड होता है, ग्राउंड होगा तो आप क्रिकेट भी खेलेंगे, ग्राउंड होगा तो आप फुटबॉल भी खेलेंगे। समझ आ रही है बात? तो सॉल्वेंट्स जो है वो ग्राउंड दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपस में रिएक्ट करना है तो आप इनको रिएक्ट करवा के सॉल्ट बनाना चाहते हैं, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको रिएक्ट करवाना चाहते हैं, पानी और सॉल्ट बनाना चाहते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो आपको ग्राउंड तो चाहिए ना भाई, वो ग्राउंड जहाँ पर आप इन दोनों चीज़ों को रखेंगे, वो ग्राउंड जहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी, और वो ग्राउंड जो कि इनके आपस के रिएक्शन के दरमियान अपनी टांग ना अड़ाए, वो ग्राउंड पानी है। पानी सॉल्वेंट है ना, तो इस पानी के अंदर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी डाल देते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी डाल देते हैं, आसानी से ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, उसके नतीजे में पानी के अंदर ही सॉल्ट बन जाता है और पानी का मॉलिक्यूल भी बनता है। तो सॉल्वेंट होता क्या है, एक मीडियम है जो कि आपको मौका दे रहा है केमिकल्स को कि वापस में रिएक्ट कर लें, और अपनी टांग नहीं अड़ाता वो, बल्कि उसकी कोशिश होती है कि मुझसे जितनी हेल्प हो सकती है इस केमिकल रिएक्शन में मैं अपनी हेल्प अपनी दे दूं। तो कभी कभी थोड़ी बहुत हेल्प भी मिल जाती है उसकी तरफ से, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन को बेहतर बनाने की तो कोशिश करता है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। ऐसे ग्राउंड होते हैं, जितना अच्छा ग्राउंड होगा उतना अच्छा खेल होगा। तो ईथर्स जो हैं वो गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इसीलिए जिस तरह वाटर है एक गुड सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो खैर नहीं है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ईथर जो है वो गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसमें आप दूसरी चीज़ों को डाल सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डाल सकते हैं और वो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। अल्कोहल को ले लें, दूसरा अल्कोहल है उसको रिएक्ट करवाना चाहते हैं आप, अल्डिहाइड ले लें, एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, उनको रिएक्ट करवाना चाहते हैं आप, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आपको एक ऐसा मीडियम चाहिए, एक ऐसा ग्राउंड चाहिए जो इस रिएक्शन के दरमियान अपनी टांग ना अड़ाए, जो टेंशन ना पैदा करे, ठीक है। और यहाँ पर ईथर जो है वो एक अच्छा सॉल्वेंट है, गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? ये है वो मसला, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया, इसीलिए ईथर जो है वो एक गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वो आपको मौका देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या आए और अपना रिएक्शन करके आप जो नई चीज़ें बनाना चाहते हैं बना लें, जैसे कि पानी करता है। तो ये इसका जवाब है। बहरहाल ये तो क्वेश्चन यहाँ था नहीं, ये इस क्वेश्चन इस चैप्टर का है ही नहीं। ये चैप्टर तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स वाला है, और ईथर बजाते खुद कार्बोनाइल कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर नहीं आते।
ये क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने आपको एडवांस में बता दिया, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, वाई आर ईथर्स कंसीडर्ड, क्यों जो है ईथर जो है वो समझे जाते हैं गुड सॉल्वेंट्स, एक अच्छे सॉल्वेंट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाउ डज द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन डिफर फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। कीटोन्स की ऑक्सीडेशन जो है वो अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से मुख्तलिफ क्यों है, डिफरेंट क्यों है, ये बता दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन डिफर मुख्तलिफ है, डिफर देन अल्डिहाइड। हाउ, कैसे बिकॉज, क्योंकि अल्डिहाइड्स जो हैं, अब इन दोनों का आप देख लें ज़रा, अल्डिहाइड और ये कीटोन्स, ये अल्डिहाइड्स जो हैं ये ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ये बड़े शौक से करते हैं, फास्ट होता है इसके अंदर, फास्ट ऑक्सीडेशन इसके अंदर होती है, शौक से फास्ट ऑक्सीडेशन होती है। अभी भी हमने कुछ क्वेश्चंस में देखा है अल्डिहाइड्स में, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, फास्ट ऑक्सीडेशन हो रही है, फास्ट ऑक्सीडेशन इसके अंदर अल्डिहाइड। और अगर ख़ुद ही अल्डिहाइड जो है वो शौक से ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो एक कमज़ोर बेचारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो एक कमज़ोर सा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो भी बहुत काफ़ी है अल्डिहाइड के लिए, क्योंकि ये तो खुद ही ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चाहते हैं, इसीलिए यहाँ ऑक्सीडेशन फास्ट होती है अल्डिहाइड में। इसीलिए कोई हल्का फुल्का सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो भी चल जाएगा, कोई मसले की बात नहीं। कीटोन्स जो हैं ये नखरा करते हैं ऑक्सीडेशन, स्लो ऑक्सीडेशन होती है इसकी, इसीलिए यहाँ पर जब स्लो ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत है। समझ में आ रही है भाई बात आपको? तो ये वजह है इसकी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये इंशाल्लाह अगले पार्ट में देखेंगे हम। ये पार्ट 7 हो गया। और पार्ट 8 के अंदर हाँ आपके सेल्फ असेसमेंट भी तो रहते हैं। अभी मेरे ख्याल में सेल्फ असेसमेंट मुझे करने चाहिए थे, मैं सेल्फ असेसमेंट अब एंड में चले गए। तो पार्ट 8 के अंदर इसके डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 9 में फिर जो है वो सेल्फ असेसमेंट जो है इसके करके ये चैप्टर भी टाएं फिश हो जाएगा। ठीक है भैया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।